के वज़ारा सिंध के ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास जारी है। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान और मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। सिंध काबीना में पहली बार पेपरलेस इजलास, काबीना अरकान को iPad फराहम किए गए। कागजी कार्रवाई खत्म, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए फैसला साजी तेज़ हो चुकी है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताइएगा। वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आला हाउस के अंदर सिंध काबीना का इजलास जो है जारी है। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है ये इजलास जारी है और इनका आज का जो एजेंडा है वो बड़ा तवील है, तकरीबन 59 नुकात हैं। लेकिन अब तक के जो फैसले किए गए हैं मैं उनके बारे में आपको आगाह कर देता हूँ। सिंध काबीना ने हैदराबाद में स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट कायम करने का फ़ैसला किया है। उसके बारे में काबीना ने जो है आज उसके अखराजात और दीगर तमाम मामलात की मंजूरी दे दी है। काबीना की इब्तदा में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के लिए जो है एक फातिहा ख्वानी की गई, जिसमें लाल बख्श भुट्टो हैं, आफ्ताब शोभान मीरानी हैं, इनके लिए फातिहा ख्वानी की गई काबीना में। और उसके बाद एक और फैसला किया गया है, कराची में II चुंदरीगढ़ रोड और MA जनाह रोड पर 2 बड़ी तारीखी इमारतें हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। तो सिंध काबीना ने फैसला किया है कि इन दोनों इमारतों को हुकूमत सिंध ख़रीद करेगी और इन तारीखी इमारतों को ख़रीद कर इनमें IT सेंटर कायम करेगी। ये भी एक फ़ैसला हुआ है, काबीना के एजेंडा पर था आज ये फ़ैसला और ये भी किया गया है। सिंध काबीना ने ये भी फ़ैसला किया है कि सिंध रिसर्च सेंटर का जो कायम करने का एक पुराना फ़ैसला था उस पर फौरी तौर पे जो है वो अमल किया जाएगा। सिंध काबीना ने आज के इजलास में मुख्तलिफ नुकात हैं जिस पर इस वक्त बहस जारी है, जिनमें ख़ास तौर पे सरकारी मुलाजमतों से जो पाबंदी हटाने का फ़ैसला है उसको किस तरह अमल में लाया जाए उस पर गौर हो रहा है। सिंध के वो सरकारी मुलाजमीन जो सिंध एम्प्लॉइज़ अलाइंस के तहत एहतजाज कर रहे थे और फिर उनके मसाइल को सुनने के DRA अलाउंस, इंश्योरेंस और दीगर 4 नुकात हैं इनके, इस पर भी काबीना जो है वो गौर कर रही है। सिंध काबीना के आज के एजेंडा में थर्ड पार्टी जो मोटर व्हीकल का थर्ड पार्टी फ़ैसला है उसके बारे में भी आज चार्जेस के बारे में गौर किया जाएगा और कोई ना कोई फ़ैसला किया जाएगा। एजुकेशन सिटी की ज़मीनों के बारे में फ़ैसला करना है, उन ज़मीनों की अलाटमेंट के बारे में काबीना के आज के इजलास में फ़ैसला करना है, जिसके बारे में अभी तक कोई फ़ैसला हुआ नहीं है। सिंध काबीना के आज के इजलास के एजेंडा में जो है मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से जो टैक्स है उसकी वसूली माफ़ करने की जो है वो दरख्वास्त की गई थी, उसके बारे में काबीना जो है आज फ़ैसला करेगी। सिंध काबीना के आज के इजलास के एजेंडा में बहुत सारे नुकात हैं जिनमें ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ इदारों में जो है जो सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी होती है, इस तरह सिंध फूड अथॉरिटी में गैर सरकारी नुमाइंदे की तकर्री है, इस तरह मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराहों की तकर्री है। ये तमाम मामला जो हैं सिंध काबीना के आज के एजेंडा में शामिल हैं और इस वक्त भी इजलास जो है वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जारी है, जिनमें सूबाई वज़रा हैं, सूबाई मुशीर हैं, मुआवनिन ख़ुसूसी हैं और मुख्तलिफ़ महकमों के सरकारी अफसरान जो हैं वो इजलास में शरीक हैं। जी अच्छा, आजिज़ बताइएगा आज के इजलास का बुनियादी एजेंडा क्या है और फैसलों का बराह रास्त फ़ायदा आवाम को किस तरह पहुँचेगा? अवाम से वाबस्ता काफ़ी नुकात हैं जो आज के इजलास के एजेंडा में शामिल हैं। ख़ास तौर पे ज़रई शोबे के हवाले से आज के इजलास के एजेंडा में कुछ नुकात शामिल हैं जिनके बारे में फ़ैसला किया जाएगा। सिंध काबीना के आज के इजलास में जो एजेंडा है उसमें और भी बहुत सारे नुकात शामिल हैं। ख़वातीन के हवाले से एक नुक्ता शामिल है, वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जानिब से काबीना आज सिंध काबीना का इजलास हर 15 रोज़ होगा, यानी महीने में 2 बार सिंध काबीना का इजलास होगा और अगला इजलास जो है वो 2 नवंबर को होगा और तमाम चूँकि
काबीना के अरकान हैं उनको आईपैड फराहम किए गए हैं और उनको ये भी हिदायत की है कि वो तमाम अपने एजेंडा को काबीना के मिनट्स में और मीटिंग में शामिल करने के लिए एडवांस में अपनी एजेंडा जो है काबीना को मंजूरी के लिए भेजेंगे। यानी ऐसे नहीं होगा कि उसी वक्त किसी मिनिस्टर ने अपना मसला उठा दिया। तो आईपैड फराहम करने का मतलब है कि अब पेपर पे कोई काम नहीं होगा और तमाम मिनिस्टर्स और जो मुशीरान हैं वो अपने महकमे या मामले खुसूसी भी है जिनके पास मुख्तलिफ महकमे हैं, तो अपने महकमे के मुतालिक कोई भी एजेंडा पहले से पेश की सिंध काबीना को भेज देंगे, जिसकी वजह से काबीना उसको अपनी एजेंडा में शामिल करेगा। एजेंडा के अलावा काबीना के इजलास में और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये भी आज फैसला किया गया है। जी ठीक है, आजिज़ जमाली बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। थाना शरीफाबाद पुलिस ने रवा साल मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 कातिल भी शामिल हैं। चोरी और छीनी गई 40 के करीब मोटरसाइकिलें और 8 गाड़ियां रिकवर की, जबकि गुटका मावा के 10 केसेस हल किए। हमारी नुमाइंदा दुरशवार SHO थाना शरीफाबाद के साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। बताइएगा दुरशवार। रवा साल जिला सेंट्रल के पुलिस स्टेशन शरीफाबाद की क्या कार्रवाई रही है, कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, कितने केसेस जो हैं पेंडिंग है, या कितने लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने इनकाउंटर किया, कितना असलहा बरामद हुआ, कितनी सरकाशुदा बाइक्स बरामद हुई, इस पर बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ शरीफाबाद थाने में। इनके SHO अमजद कियानी साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, रवा साल में इस थाने की क्या प्रोग्रेस रही है और कितने केसेस जो अभी पेंडिंग है, FIRs वगैरह, वो कब तक केसेस जो है रिजॉल्व होंगे? इस थाने में मोटरसाइकिलें हमने इस साल के अंदर जो रिकवर की हैं तकरीबन 30 से 35 मोटरसाइकिलें रिकवर की हैं और पूरे साल में 40 से 45 मोटरसाइकिलें की थी। और जो हमने पकड़ी हैं और वो भी उन्हीं के थ्रू, उन्हीं से इंट्रोगेशन करके जो मजीद जो मोटरसाइकिलें हैं वो अक्सर वो ये जो चोरी करते हैं ये मंशियात के आदी होते हैं। इसी तरह जैसे डकैती का जो मुल्ज़म मिलता है, हम जो है ना उसकी इंट्रोगेशन एक रिपोर्ट बनती है, इंट्रोगेशन रिपोर्ट के जरिए देखिए जो कातिल थे तकरीबन हमारे थाने में 2 हुए थे, हम दोनों के दोनों अल्लाह का शुक्र है हमने पकड़ लिए थे। और इस हिसाब से जो गाड़ियां चोरी होती हैं या ये गुटखा है, मावा है, मंशियात है, इससे तकरीबन गुटखे के हमने 25 केस किए इस साल में, 25 केस गुटखे किए, इससे 10 केस मंशियात के किए और ये क्या नाम है डकैत हमने 30 डकैत पकड़े हैं। केस जो पेंडिंग्स है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएंगे। शरीफाबाद थाने में जो रवा साल में जो प्रोग्रेस है इस पे बात कर रहे थे शरीफाबाद थाने के SHO अमजद कियानी साहब जी। ट्रैफिक पुलिस के अफसर ने मिसाल कायम कर दी। रास्ता भटकने वाले गैर मुल्की जोड़े को अपनी कार में लिफ्ट देकर मंजिल तक पहुंचा दिया, जिस पर गैर मुल्की सयाहों ने कराची पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मजीद जान लेते हैं सब इंस्पेक्टर नवाज सियाल के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज बताइए। जी बिल्कुल, कराची ट्रैफिक पुलिस हमेशा जो है तनकीद की जद में रहती है, लेकिन बहुत सारे अफसरान और एहलकार ऐसे भी हैं जो कि अच्छे काम करते हुए हमें नज़र आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ऐसा ये काम जो है वो ट्रैफिक पुलिस के अफसर जो कि SO तारिक रोड भी हैं नवाज सयाल ने किया है, और उन्होंने 2 फॉरेनर्स को जो कि रास्ता भटक गए थे और गैर मुल्की सयाह थे, एक जोड़ा था वो, और वो रास्ता भटक कर इधर उधर घूम रहे थे, उनको रोका, उनको पूछा उनको कहाँ जाना है, उसके बाद उनको सेफली जहाँ भी उनको जाना था यानी कि मज़ार कायद उनको देखना था, तो वहाँ तक अपनी गाड़ी में बिठाकर जो है पुलिस अफसर ने छोड़ा। तो उनसे पूछते हैं क्या माजरा क्या था ये। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। नवाज भाई ये बताएं कि भाई गैर मुल्की सयाह माशाल्लाह आप नज़र आने लगे कराची में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कल क्या सीन हुआ, कहाँ भटक गए थे, कौन थे, क्या सीन है ये? यार ये कल दोपहर का टाइम था, तकरीबन 1-1:30 बजे का ना, 1:30 से 2 का टाइम था। तो मैं ऐसे सदर की जानिब जा रहा था, ये जो अल्लाह वाला बिरयानी है ना, इससे जो आगे अंडरपास से जो लेफ़्ट साइड पे पार्किंग प्लाजा की तरफ जाता है, तो आगे कचरा कुंडी के पास ना ये 2 फॉरनर्स थे। तो इनके पीछे छोटे छोटे बच्चे ना, जैसे उनको एक शुगल मिला हुआ होता है। तो मैंने बोला यार ये परेशान हो गए, मैं इनसे पूछूं सही क्या वजह क्या है। मैं उनके पास रुका तो वो पहले तो मैंने उनसे कहा कि आपका मसला क्या है। उन्होंने बोला जी हम थोड़ा रास्ता भटक गए हैं और हमने इधर जाना है। तो मैंने उनको बोला आ जाए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ सेफली ना। तो वो थोड़ा पहले तो ज़ाहिर है कैसे बैठे गाड़ी में, मैंने उनको अपनी आइडेंटिटी बताई कि मैं ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हूँ
तो हम लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद हैं। जहाँ भी हमें नज़र आए कि लोगों की खिदमत करनी है, वो हमारा है, फ़र्ज़ है हमारा। तो वो बड़े खुश हुए यार, वो मेरी गाड़ी में बैठ गए, तो मैंने उनको सेफली जो है वहाँ मज़ार कायद पे ड्रॉप किया। तो उनका एक मैंने छोटा सा क्लिप लिया मैंने उनको कि आपको कैसा लगा, तो उन्होंने आप देख सकते हैं कैसा बताया। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मुल्क पाकिस्तान का कहीं भी बदनामी ना हो जाए, कि इनको कोई खुदा ना करे, जो लड़की थी वो स्पेन से थी और जो लड़का है वो इंग्लैंड से था। एक खातून का ताल्लुक स्पेन से था और जो नौजवान था उसका ताल्लुक जो है वो इंग्लैंड से था। उनको उन्होंने बाहिफ़ाज़त पहुँचाया और उस पर उन्होंने इनका शुक्रिया अदा किया, कराची पुलिस का शुक्रिया अदा किया। और ऐसे ही अगर पुलिस अफसरान और एहलकार जो है शहर में काम करते रहें तो वो दिन दूर नहीं कि पुलिस में और आवाम में दूरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में घर में आग लगने का वाक़या। 2 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर कायम केमिकल की फैक्ट्री में हादसा पेश आया। आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया। एनी शाहिदीन का कहना है कि घर में फैक्ट्री कायम की गई थी। वाक़या सिलेंडर में आग लगने की वजह से पेश आया। तफसील दुरेशवार की रिपोर्ट में। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 की राजपूत कॉलोनी में सुबह के वक्त घर में आग लग गई। 2 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर कायम केमिकल की फैक्ट्री में आतिशज़दगी से वाकया पेश आया। एनी शाहिदीन के मुताबिक आग सिलेंडर में धमाके से लगी थी। दूसरे फ्लोर पर लोग फौरी तौर पर जान बचाने घर से बाहर निकल गए। इमारत का पहला हिस्सा जलकर खाकसतर हो गया। बहुत ज्यादा आग थी। फायर ब्रिगेड को फोन किया, उनकी 2 गाड़ियां आई और आग बुझाने में कामयाब हुई। तो जानी नुकसान हुआ है? बचत हो गई, उससे बचत है, कोई नुकसान नहीं हुआ। हुक्काम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग पर आधे घंटे के अंदर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल भी मुकम्मल हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन सज्जाद के साथ दुरे शहवार, सिटी 21। कुरंगी नंबर 2 का बिस्मिल्ला पार्क ज़ुबोहाली का शिकार है। इलाका मकीनों का कहना है कि ये मुकाम कभी ईदगाह ग्राउंड हुआ करता था। पार्क में जगह जगह गंदगी और गलाजत के ढेर हैं। नशे के आदी अफराद न सिर्फ यहाँ जमा रहते हैं बल्कि पार्क की जालियाँ भी काट कर ले गए हैं। आपको बताएं कि कुरंगी नंबर 2 का बिस्मिल्ला पार्क ज़ुबोहाली का शिकार है। इलाका मकीनों का कहना है कि ये मुकाम कभी ईदगाह ग्राउंड हुआ करता था। पार्क में जगह जगह गंदगी और गलाजत के ढेर हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी 2 नंबर बिस्मिल्ला पार्क में। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, कैमरा में नमजद अगर दिखाए कि ये पहले ईदगाह ग्राउंड था, उसके बाद इसको पार्क की सूरत में तब्दील कर दिया था, लेकिन अब ये बिल्कुल ही ज़बोहाली का शिकार है। खस्ता हालत हो चुका है। यहाँ पे कचरे के ढेर, कचरे के अंबार लग चुके हैं। इवन जो यहाँ पर ग्रिल्स लगी हुई थी वो भी अब यहाँ से हटा दी गई हैं। एक रोड बना दिया गया जहाँ से गाड़ियाँ अपना आना जाना कर रही हैं। यहाँ के रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगी। आप मुझे बताएगा ये यहाँ की सूरत हाल कब से ऐसी है? ये 4-5 साल से सूरत हाल है ये यहाँ की ना। अब लोग यहाँ पे कचरा फेंकते हैं, लोग तो कचरा फेंकते हैं, कचरे की गाड़ियाँ भी आके अपना कचरा पे फेंक के जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ बच्चे यहाँ खेल भी नहीं सकते और चरसी मवाली लोग आगे इधर बैठते हैं। सामने आप देख सकते हैं ग्रिलें भी हाँ, ग्रिलें भी वो लोग गायब कर चुके हैं यहाँ से ना। अच्छा, आप मुझे बताएगा कि यहाँ पे मैंने देखा है कि अभी जो कुत्ते हैं उनकी भी बहुतात बहुत ज़्यादा हो गई है। बच्चे जब आते होंगे उनके काटने का ख़तरा भी हो, क्योंकि अमूमन हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, इनके काटने के जो पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो पहले ये ईदगाह ग्राउंड था, फिर इसे पार्क में तब्दील कर दिया, तो क्या ऐसी वजह बनी कि बिल्कुल ही अब खस्ता हालत हो चुका है? बस इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया यहाँ की इंतज़ामिया, जो उन्होंने यहाँ कुछ काम वगैरह नहीं कराया। अगर आके देखें, यहाँ कराएं तो यहाँ इलाके वालों को भी बड़ी परेशानी है। कचरे की वजह से यहाँ पानी जमा हो जाता है, जैसे बारिशों में। तो कचरा भी तो इलाके वाले फेंकते होंगे ना? ये इलाके वाले नहीं फेंकती, यहाँ गाड़ियाँ आके फेंक रही हैं कचरा। अच्छा, तो ये कोई शिकायत नहीं करवाई मुतालिका इदारों को? आप लोग के घर हैं, दुकानें हैं यहाँ शिकायत करी हुई है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम इस पर एक्शन लेंगे, करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रद्दअमल सामने आया नहीं है। भाई ये कि कचरा उड़ जाता है, वो भी इसलिए उड़ जाता है कि वो यहाँ बाजार लगता है, बाजार वाला जो वो इसलिए कचरा उठवा देता है। जी बिल्कुल, रिहायशी हमारे साथ यहाँ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि ये ज़बोहाली का शिकार है। कोई गुज़िश्ता 5 साल से ये सूरत हाल ऐसे ही है। यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, कचरा फेंक जाती हैं। यहाँ के रिहायशियों ने मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इलाका मकीन का यही कहना है कि यहाँ से कचरे को साफ़ करवाया जाए, इस ग्राउंड को बिल्कुल साफ़ करवाया जाए, ताकि यहाँ पर जो पहले एक नमाज होती थी वो दोबारा से हो सके। जी। सिंध सॉलिड वेस्ट गुलबर्ग जोन के अमले ने फेडरल ब्लॉक 7 में आबादी के दरमियान कचरे का डंपिंग पॉइंट कायम कर दिया। निजी प्लॉट पर कायम गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन में कचरे ने शहरियों के लिए दर्जनों मसाइल पैदा कर दिए।
मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। आगाह कीजिएगा रिजवान। जी बिल्कुल, ब्लॉक 7 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेडरल बी एरिया के, जो कि आयशा मंजिल का इलाका कहलाता है। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि प्राइवेट यानी निजी फ़र्द का जो प्लाट है उसके ऊपर जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड गुलबर्ग जोन ने जो है गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट जो है बना दिया है। मेरे कैमरामैन शाहजेब रज़ा अगर आपको दिखा सकें कि ये एन आबादी के दरमियान जो है ये डंपिंग पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पे कचरा लाकर तो डाला जा रहा है मुख्तलिफ़ इलाकों से, मगर इसको यहाँ से लैंडफिल साइड नहीं पहुँचाया जा रहा है। शदीद ताफ़ुन है इस वक्त और यहाँ पर सांस लेना भी माहौल बना हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि इसके चारों इतराफ़ जो है हाई राइज़ बिल्डिंग हैं जिसमें हज़ारों ख़ानदान आबाद हैं, जबकि इतराफ़ में कारोबारी मराकज़ भी मौजूद हैं और सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं, वर्कशॉप हैं, मुख्तलिफ़ कारोबार हो रहे हैं, जो कि सब के सब इस शदीद ताफ़ुन गंदगी से परेशान हैं। और इसके नतीजे में यहाँ पे जो है बीमारियों का रेशो भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बारहा निशानदेही के बावजूद इलाका मकीनों का कहना है कि ये GTS जो है गैर कानूनी, इसको यहाँ से ख़त्म नहीं किया गया है, जिसके नतीजे में यहाँ से नकल मकानी भी लोगों ने शुरू कर दी है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा कब से ये बना हुआ है और इससे परेशानी क्या हो रही है? सर ये बना हुआ है महीने से ऊपर होने वाला है और यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये, और यहाँ पर कचरा डाला जा रहा है। हमारा सामने घर है, यहाँ जीना हराम हो गया हमारा रहना, क्योंकि यहाँ से जैसे हमने खिड़की खोली है बहुत बदबू आती है इसी जगह से। और कारोबारी आप देख रहे हैं, कारोबारी जगह भी है और मतलब ज़िंदगी बेहाल है यहाँ पर रहना। बीमारियों वगैरह का क्या रेशो है? बीमारियाँ हो रही है, डेंगू वगैरह हो रहा है, नज़ला बुखार वगैरह जो भी सब है। फ़िलहाल ये गंदी जगह से मच्छर उठ रहे हैं, गंदे मच्छर, डेंगू वगैरह। अब इनका क्या करें, हुकूमत बोले। अच्छा, ये इस सिलसिले में कोई कंप्लेन वगैरह की सॉलिड वेस्ट को? जी कंप्लेन वगैरह करी है मगर कोई रिज़ल्ट नहीं आया। बिल्कुल, शहरी जो है शदीद परेशान है यहाँ पे इतराफ़ के मकीन, और चूँकि ये गुंजान आबाद इलाका है उसके बीचों बीच ये जो गैर कानूनी GTS बना दिया गया है, फ़ौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से इस GTS का ख़ात्मा किया जाए और इसके साथ साथ इसको किसी ऐसी जगह पर मुंतकिल किया जाए जो आबादी से दूर हो, ताकि लोगों की सेहत और जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। जी। उर्दू बाज़ार की गलियां नाक़िस सीवेज सिस्टम के बायस जौहड़ का मंजर पेश करने लगी। सोबराज अस्पताल के इतराफ़ भी सीवरेज का पानी जमा हो गया, शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। उर्दू बाज़ार के ताजर कहते हैं कि कारोबार ठप हो गया, शाम में ज़्यादा पानी भर जाता है। वज़ाला सिंध मेयर कराची नोटिस लें। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। आगाह कीजिएगा खुर्शीद। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के मशहूर उर्दू बाज़ार में, जहाँ पर होनहार तालिब इल्मों के लिए कॉपी, किताब, बैग्स, स्टेशनरी, तमाम सामान जो है वो यहाँ दस्तयाब होता है। होनहार नौखेज़ ज़हन और तालिब इल्म, तलबा और तालिबात, वालिदैन सभी इस बाज़ार का रुख करते हैं और अपने बच्चों की किताबें, कापियाँ लेने आते हैं। लेकिन चंद माह से जो सीवरेज के पानी की सूरत हाल है आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख आपको दिखा रहे हैं कि ये सीवरेज का पानी है जहाँ से गुजर कर वालिदैन बच्चों के साथ आते हैं और अपनी स्कूल का सामान ख़रीदते हैं। और मेरे सीधे हाथ की तरफ जो है वो सोबराज मेटरनिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पर जो है वो इलाज मुआवजे के लिए ख़वातीन भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं। और वहाँ की सूरत हाल ये है कि वहाँ भी पानी मौजूद है, इलाका मकीन मौजूद हैं जिनकी अपनी किताबों की स्टॉल्स मौजूद हैं। वो इस हवाले से क्या कहेंगे? 19 तारीख को वहाँ पे बारिश हुई थी, वो बारिश के बाद यहाँ पे कीचड़ इतना पड़ा हुआ था, वोट आया गया, उसके बाद से अभी तक गटरों का सिर्फ काम ही चल रहा है। गटर अभी तक सिर्फ भर जाते हैं। यहाँ से हमारी बहन बेटियाँ गुजरती हैं, फैमिलीज़ गुजरती हैं, काफ़ी हादसा भी हो चुके हैं, गिर भी चुके हैं लोग, बुजुर्ग यहाँ पे। तो अब ये है कि गटरों का कोई काम अभी हो नहीं रहा। अभी पाइप आके रखे हुए हैं, सिर्फ वो रखे हुए, आज 5 दिन हो गए रखे हुए, अभी तक कोई ऐसा कोई सूरत हाल हुई नहीं है कि मतलब कोई काम करने वाला आया हो। हम लोग अपनी मदद के तहत जो है ना अपनी थोड़ा बहुत रास्ता बना देते हैं कि लेडीज़ बच्चे गुजर जाए, और ये हमारे कारोबार हैं। यहाँ पे अभी तक हम लोग समझे पूरे दिन के अंदर 2-2.5 हज़ार रुपया काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा के घर चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे सर? सूरत हाल भाई 4 महीने हो गए, पूरा गटर बह रहे हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं, लेडीज़ें जाती हैं, हॉस्पिटल में लेडीज़ का हॉस्पिटल है, यहाँ हो ही नहीं ना। 4 महीने से पानी बह रहा है। पूरा उर्दू बाज़ार आप देख सकते हैं, पूरा उर्दू बाज़ार पूरा गीला हो चुका है। जितना जल्द हो सके मुकम्मल करवाएं ताकि यहाँ पर आने वाले वालिदैन, बच्चे, बच्चियाँ बासानी ख़रीदारी कर सकें और यहाँ के जो कारोबारी हजरात हैं वो अपना इज्जत से जो है वो कारोबार करें और अपने एहलो की किफ़ालत कर सकें। जी। मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनों में मुसाफिरों की तादाद बढ़ गई है। कैंट स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस में टिकट बुकिंग के लिए रश लग गया, जहां लोग सर्दियों की तातीलात और आबाई इलाकों का रुख करने के लिए टिकट हासिल कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। जी अक्सर बताइए।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन के इकोनॉमी क्लास के रिजर्वेशन ऑफिस में मौजूद हूँ। जैसे कि मौसम सरमा का आगाज होते ही कराची से अंदर मुल्क ट्रेनों की रवानगी का सिलसिला जो है वो तेजी से देखा जा रहा है। मुसाफिरों की बुकिंग का सिलसिला जो है वो तेज हो गया है। जहाँ हम देखते हैं कि जून जुलाई या अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो जून जुलाई के बाद जब अगस्त आता है तो जो मुसाफिरों की रवानगी होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है और ट्रेनें जो मुअत्तल देखी जा रही होती है। लेकिन एक बार फिर से जो है वो मौसम सरमा का आगाज होते ही जो है वो शहरी घूमने जाते हैं या फिर जो अपने गाँव जाते हैं समर जो है वो मौसम सरमा की छुट्टियां मनाने के लिए, तो रिजर्वेशन में जो है वो मुसाफिर जो है वो सब ज्यादा है, बड़ी तादाद में जो वो देखे जा रहे हैं। और टिकट बुकिंग के लिए यहाँ पर जो सीटें जो है वो लगी हुई इकोनॉमी क्लास या बिजनेस क्लास के जो रिजर्वेशन ऑफिस है इनमें बहुत अच्छा सेटअप जो है वो कर दिया गया है। टोकन सिस्टम लगा दिए गए हैं, यहाँ पर काउंटर्स बना दिए गए हैं जो है वो बैरियर्स लगा के जो वो बुजुर्ग शहरी है वो कहाँ पर जाए, खवातीन कहाँ पर कतार लगाएं और मर्द हजरात जो है वो कौन सी लाइन में जो है वो जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन का स्टाफ है बहुत पुरसुकून तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं। पहले हम देखते थे नमाज में बहुत लंबी लाइनें यहाँ पर लगती थी, लेकिन अब जो है वो चेयर्स यहाँ पे नस्ब कर दी गई है, टोकन सिस्टम कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर यहाँ पर आके सुकून से बैठ के जो अपनी चेयर पे जो अपने टिकट की बारी का जो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मौसम सरमा का आगाज हो चुका है तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि रिजर्वेशन में बात का सूरत ऐसी भी हो जाती है कि मुसाफिर जो यहाँ पर इस हद तक होते हैं कि बहुत ज्यादा रश लग जाता है। तो मौसम सरमा में जो है वो रेलवे इंतजामिया का कहना ये होता है कि एक्स्ट्रा डब्बे भी हमें जो वो कोचेज जो है वो ट्रेन में लगानी पड़ती है क्योंकि मुसाफिरों की बुकिंग का सिलसिला जो वो तेज हो जाता है। लेकिन अब तक पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो है वो मौसम सरमा के लिए जो है वो किराए में कहीं जो है वो आगाज जो है वो किराए में जो है इजाफा नहीं किया गया है। जी, शहर में सीवेज के मसाइल के हल करने के लिए मेयर कराची मुतहरिक वाटर कॉरपोरेशन के पहले थाने का संग बुनियाद रख दिया गया। वाटर कॉरपोरेशन के बेड़े में 20 गाड़ियां शामिल हो गईं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों के लिए स्टेशन भी बनाए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, आगाह करें। जी बिल्कुल, शहर कायद में सीवरेज के मसाइल हल करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। आज वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के बेड़े में मज़ीद 20 गाड़ियां जो है वो शामिल हो गई हैं जो मेरे अकब में जो है वो मौजूद हैं, जिसके बाद वाटर कॉरपोरेशन की सक्शन और जेटिंग मशीनों की तादाद जो है वो 142 हो चुकी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब अब से कुछ देर कबल जो है वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस जो है वो पहुँचे थे। उनकी जानिब से आज जो है वाटर कॉरपोरेशन के पहले थाने का भी जो है इफ्तिताह कर दिया गया है। अब जो है शहर में पानी की चोरी के ख़िलाफ़ जो FIRs होंगी, जो मुकदमात दर्ज होंगे वो वाटर कॉरपोरेशन के जो है वो थाने में होंगे, जबकि इसके साथ साथ ट्राइब्यूनल कोर्ट भी जो है वो बनाई जाएगी। इन थानों के मुकदमात जो है वो ट्राइब्यूनल कोर्ट में जो है वो सुने जाएंगे। जबकि सीवरेज से मुतालिक जो है बहुत से इलाकों से शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसको देखते हुए जो है वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मेयर कराची की जानिब से ये इकदाम जो है उठाया गया है। इसके साथ साथ बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि किमाड़ी और मलीर में इन गाड़ियों को मुख्तलिफ मकामात पर पार्क करने के लिए जो है इनके स्टेशंस भी जो है वो बनाए जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में 142 की तादाद में गाड़ियाँ जो है वो मौजूद हैं, जिनके मुख्तलिफ मकामात में डिप्लॉयमेंट से मुतालिक जो है स्टेशन ना होने के बराबर हैं। ताहम इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची के तमाम टाउन्स में कोशिश करेंगे कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जो गाड़ियां हैं उनके स्टेशंस बनाए जाएं, ताकि बर वक्त सीवरेज से मुतालिक जो कंप्लेन हो उनको हल किया जा सके। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये भी कहा गया है कि कराची के शहरियों को सहूलियात की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक कराची की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। जी, मुकामी और आलमी मार्केट में सोना फिर सस्ता। आलमी मार्केट में सोना $50 कमी, $4042 फी औंस पर आ गया। फी तोला सोने की कीमत 4,26,562 रुपया हो गई है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अपडेट कीजिएगा। जी देखा जा रहा है आलमी मार्केट में फिर एक बार फिर सोना सस्ता हुआ। आलमी मार्केट में सोना $50 कमी से $4,042 फी औंस तक गिर गया। इस कमी का असर मुकामी सराफा बाजार में हुआ है, जिससे एक तोला सोना 5,000 रुपये सस्ता होकर 4,26,562 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना जो है 4,286 रुपये सस्ता होने के साथ जो है 3,65,708 रुपये का हो गया है। इसके साथ ही एक तोला चांदी 93 रुपये कमी के बाद जो है 5,329 रुपये पर आ गई है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
कराची में भत्ताखोरी की नई लहर ने ताजे बरादरी को इश्तियाल और खौफ में मुब्तला कर दिया है। चेयरमैन ऑल कराची ताजे इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि अगर पुलिस भत्ता माफिया को सजाएं दिलवाने में नाकाम रही तो ताजे कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। काविश में से तफसीलात जान लेते हैं। काविश बताइए। जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में एक बार फिर भत्ताखोर सरगर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पे दर पे मामलात हो रहे हैं और इस हवाले से देखा जा रहा है गुज़श्ता रोज़ भी मंगोपीर में एक मार्बल फैक्ट्री के मालिक को भत्ते की पर्ची मौसूल हुई है। इसी के साथ साथ तारिक रोड पर भी एक कार शोरूम पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। ये तमाम तर वाक़यात डेवलप हो रहे हैं। इस पर कराची की ताजिर बरादरी क्या सोच रही है, मेरे साथ ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मीर साहब बताइएगा। देखिए, जिस तरह 2013 से कबल भत्ताखोरों को लगाम दी गई, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने काफ़ी हद तक इस पर काबू पा लिया था, लेकिन ये इतनी शद्दोबद से, इतनी ताकत से ये फिर यलगार इनकी होगी, ये उम्मीद नहीं थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी बौखला के रख दिया और मैं देख रहा हूँ कि ताजिर इस वक्त मुकम्मल तौर पर बदहवास है और कानून बेबस नज़र आता है। ऐसे में एक बड़ा ऑपरेशन चाहिए जो माजी में हुआ। इसे जब भी किसी जुर्म को इजी लिया गया तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो गालिब आता है और उसमें तेज़ी से इजाफा होता है। जिस तरह अभी देखने में आया कि इब्तिदाई तौर पर जब कराची चैम्बर में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठी कि शहर में इस तरह के मामलात बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद उस तेज़ी और ज़िम्मेदारी के साथ ऑपरेशन नहीं किया गया कि इसकी रोकथाम होती या इसका ख़ात्मा होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त कराची शहर मुकम्मल तौर पर भत्ताखोरों के रहमो करम पर है। क्या ताजिर, क्या आवाम, ये किसी को भी कॉल करें, किसी को भी बदहवास कर दें, किसी की ज़िंदगी फायरिंग करें, उसका ख़ात्मा कर दें, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। मौजूद थे, मुतालबा कर रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि ताजिर बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। अगर ताजिर बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया जाता तो फिर एहतजाज का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में कम उम्र बच्ची से शादी के केस की समाअत हुई। मुलजिम अदालत से रिलीफ लेने में नाकाम हो गया। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद बताइए। जी बिल्कुल, देखें कम उम्र बच्ची से शादी करने का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई है। फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर मुलजिम हसनैन की दरख्वास्त से ज़मानत पर फैसला सुना दिया गया। मुलजिम अदालत से रिलीफ लेने में नाकाम हो गया। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने अपने रिपोर्ट्स में कहा कि मुलजिम इस मरहले पर ज़मानत का हकदार नहीं है। मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदालती रिमांड पर जेल भेजा था और वो जेल हुक्काम की तहवील में है। मुलजिम ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी, मौक़िफ़ अपनाया था कि मुलजिम तफ्तीश के लिए हमेशा हाजिर रहेगा, लिहाजा उसे ज़मानत दी जाए। तहम अदालत ने उसका मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है। मुलजिम के खिलाफ ये मुकदमा थाना ज़मान टाउन में चाइल्ड मैरिज एक्ट की खुसूसी दफ़ात के तहत दर्ज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट में कीरथर नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़, गैर कानूनी शिकार और रेती बजरी निकालने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। महकमे नवादरात ने जवाब जमा करा दिया। अदालत ने आंदा समाअत पर महकमे जंगली हयात, सकाफत और दीगर से जवाब तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखें जी, कीरथर नेशनल पार्क में रेती बजरी, गैर कानूनी शिकार और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आज महकमे नवादरात की जानिब से जवाब अदालत में जमा कराया गया है, लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर जो है वो डायरेक्टर महकमा जंगलात को भी तलब कर लिया गया है। साथ ही साथ अदालत ने आइंदा समाअत पर महकमा सकाफ़त से भी जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। हाफिज़ुर रहमान की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि नेशनल कीरथर पार्क में हुक्म इम्तना मौजूद है अदालत की जानिब से, लेकिन ताहाल वहाँ पर गैर कानूनी माइनिंग हो रही है, रेती बजरी जो है वहाँ से निकाली जा रही है और कीरथर नेशनल पार्क जो है वहाँ पर नायाब नस्ल के जानवर मौजूद हैं और उनको शदीद ख़तरात जो हैं अब वो लाक हैं। गैर कानूनी शिकार भी वहाँ पर हो रहा है, लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्ता की है कि ये तमाम गैर कानूनी इक़दाम जो हैं वो बंद कराए जाएँ। वहाँ पर रेती बजरी की गैर कानूनी माइनिंग बंद कराई जाए, गैर कानूनी शिकार बंद कराया जाए और वहाँ पर गैर कानूनी जो प्लॉटिंग हो रही है, अलाटमेंट हो रही है, वो भी बंद कराई जाए। जी
मज़ेदार फूड्स के चेयरमैन हाजी हनीफ खान की जानिब से केबल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर इखलाक अहमद के एजाज़ में अशाया दिया गया। तकरीब का इनेकाद इखलाक अहमद की उम्र अदायगी के बाद वतन वापस पर उन्हें मुबारकबाद देने के लिए किया गया। तकरीब में सऊदी अरब से आए ज़िया फाइब्रीम के CEO सैयद जमाल हुसैन, जबकि कनेक्ट कम्युनिटी कनेक्शंस के साद अफसल और सलीम कार्डियोल के मौजूद थे। इस मौके पर सदर केबल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इखलाक अहमद ने मज़ेदार फूड्स की इंतज़ामिया से इजहार तशक्कुर किया और हाजी हनीफ खान की कंपनी की जानिब से फराहम की जाने वाली मेयारी फूड सर्विसेज की भरपूर तारीफ़ की। मेहमानों ने तकरीब को खुशगवार और बाहमी रवाबित के फ़रोग़ के लिए अहम कदम करार दिया है। IBA यूनिवर्सिटी कराची में इनोवेट फॉर द ग्रेटर गुड चैलेंज के नाम से इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने शिरकत की। तालिब इल्मों ने अपने नए आइडियाज़ पेश किए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। दुआ बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं IBA यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर इन्वेंट फॉर ग्रेटर गुड चैलेंजेस का जो है वो इनेकाद किया गया है। क्या है ये प्रोग्राम, इसी हवाले से हमारे साथ जो है डॉक्टर लाला रुख यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर CED भी हैं। इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा डॉक्टर लाला रुख, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा कि ये इवेंट जो है किस बारे में है? काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव लग रहा है नाम से ही, तो थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। यकीनन ये एक बहुत मुनफरिद इवेंट है और इसमें हमारे पास अक्रॉस पाकिस्तान से जो है वो स्टार्टअप आइडियाज़ लेकर आए हैं, जो कि वो जो चैलेंजेस हम अपनी सोसाइटी में पाकिस्तान में फेस करते हैं, उन चैलेंजेस को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वो सॉल्यूशंस हमारे पास लेके आए। सो एसेंशियली द स्टार्टअप्स आर इन्वेंटिंग फॉर द ग्रेटर गुड, कि हमारे ग्रेटर गुड के लिए क्या चीज़ करना ज़रूरी है। हमारे पास 150 से ज़ायद एप्लीकेशंस थी पाकिस्तान भर से, और उनको छांटते आज हम 12 स्टार्टअप्स के साथ खड़े हैं। उनको मौका मिला है कि वो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स जैसे कि ऑगस्ट लीडरशिप, बेबा फाउंडेशन है और यूनिलीवर पाकिस्तान के साथ सामने उसको प्रेजेंट कर सकें अपने सॉल्यूशंस को, और सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करके वो उसकी वायबिलिटी डिस्कस कर सकें। एक छोटा सा, पर छोटा तो नहीं, एक प्राइज मनी एसोसिएटेड है ऑन द पिचिंग कंपटीशन, जो कि वो यूज़ करके स्टार्टअप्स अपनी प्रोटोटाइप्स, अपनी रिसर्च R&D के अंदर डेवलप करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो हम आप और मैं जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनको हम उनकी हेल्प से सॉल्व कर सकें। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर लाला रुख मौजूद थे। इनका यही कहना था कि ये जो इवेंट है इसमें यही था कि मुख्तलिफ जो है यूनिवर्सिटी से और मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे, जो या तो अपना छोटा सा आइडिया लेके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। और डॉक्टर लाला रुख का ये भी कहना था कि जीतने वाले को जो है इनामात से भी जो है वो नवाजा गया, और ये इनामात उनके आगे जाके बिजनेस को जो है ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प साबित होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इत्फाल मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चों के हुकूक और उनकी फलाह बहबूद के लिए शऊर उजागर करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दिन की इब्तिदा 1954 में की गई, ताकि बच्चों की तालीम, सेहत और खुशियों के लिए आलमी सतह पर इक़दाम को फ़रोग़ दिया जा सके। अक्सर शेख की रिपोर्ट। बच्चे मुस्तकबिल के मेमार और किसी भी कौम का कीमती असासा। तालीम, सेहत, हिफाजत और बेहतर माहौल हर बच्चे का बुनियादी हक। बिला तफरीक हर बच्चे के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तकमील को यकीनी बनाने का मुतालबा। आलमी यौम अतफ़ाल हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन की इब्तिदा अक़वाम मुत्तहिदा की तजवीज़ पर 1954 में हुई थी। दिन के हवाले से सेमिनार्स और प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाते हैं। इस साल भी मुख्तलिफ स्कूल्स और कम्युनिटीज़ में रंगारंग तक़रीबात और सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए तालीम, अमन और खुशियों के पैगाम को उजागर किया। अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि चाहते हैं बिला तफरीक हर बच्चे को तालीमी मौके मुयस्सर आए। मैं यही बोलूँगी कि ये एक ऐसा दिन है जो हर बच्चा, हर पेरेंट्स खुशी के साथ मनाते हैं। ये दिन चिल्ड्रंस डे रिमाइंड्स अस दैट एवरी चाइल्ड डिजर्व लव, केयर, एजुकेशन एंड हैप्पीनेस। बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उनको तालीम दिलवानी चाहिए। तो मेरा ये कहना चाहूँगी कि हर एक बच्चे को पैगाम है मेरा कि वो तालीम हासिल करें, दिल लगाकर हासिल करें। आलमी यौम अतफ़ाल पर दुनिया भर में बच्चों के हुकूक की हिफाजत और उनकी खुशियों के फरोग पर जोर दिया जा रहा है। कैमरामैन आगा रफी के साथ अक्सर शेख, सिटी 21।